हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन को मोटिवेट करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेरी वेरी वेलकम है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत की संघीय न्यायपालिका का उल्लेख करेंगे। संघीय न्यायपालिका जिसके संवैधानिक अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 124 से 147 तक। भारत की संघीय न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद इस वीडियो लेक्चर में बनते हैं और जो भी अनुच्छेद इस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, हम उसी का इस वीडियो लेक्चर में उल्लेख करेंगे, व्याख्यान करेंगे। तो भारत की संघीय न्यायपालिका जिसका सबसे बड़ी जो न्यायपालिका होती है वह है सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी प्रथम बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इससे रिलेटेड सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को उल्लेख करने वाला अनुच्छेद 124 है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत नियुक्ति, सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है? तो सबसे पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए और 10 वर्षों तक वकालत का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए और 10 वर्षों तक उसको वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी हैं। अब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक। जैसे ही उसकी 65 वर्ष की आयु हो जाएगी, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 124(4), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। इसमें किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत समर्थन, यदि संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य मिलकर या उनका 2/3 बहुमत अगर राष्ट्रपति के समर्थन में चला जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विपक्ष में चले जाएं। कितना प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? 2/3%, मतलब 66% सदस्य अगर उसके विपक्ष में चले जाएंगे, निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकेगा। अब है अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन। न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा भारत की संचित निधि से प्रभारित किए जाते हैं। ठीक है। अब है अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय को अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा देना पड़ता है तो उसके स्थान पर टेम्पोरेरी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर है अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी फैसलों से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी अभिलेख होते हैं, वो सब सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड न्यायालय कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 130, सर्वोच्च न्यायालय की सीट। जिस सीट पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठता है उसी सीट का संवैधानिक अनुच्छेद है अनुच्छेद 130। फिर है अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। तो कौन कौन से मूल अधिकार क्षेत्र हैं सर्वोच्च न्यायालय के, देखते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद निस्तारण हेतु जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कारणवश विवाद हो जाता है तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। फिर है रिट क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहला संवैधानिक, जब कोई व्यक्ति है वो संविधान का उल्लंघन कर देता है तो इस प्रकार उस पर संवैधानिक मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर है दीवानी, दीवानी मुकदमा या मामला। दीवानी मुकदमा या मामला ऐसा मामला होता है जिसमें एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है दूसरे व्यक्ति द्वारा,
चाहे वह संपत्ति हनन के संबंध में हो या किसी भी पारिवारिक विवाद के संबंध में हो। तो जब ऐसा पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है और ऐसे न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहा जाता है। अब है फौजदारी न्यायालय या फौजदारी मुकदमा या मामला। इसके अंतर्गत ऐसे अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध चोरी, डकैती, हत्या से होता है और अर्थात आपराधिक मामलों से संबंध होता है, उसको फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत रखा जाता है। अब है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। अब है अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। हम इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फौजदारी मामलों में। अब है अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाने से पहले समस्त सबूतों को मद्देनजर रखता है और उसकी समीक्षा करता है। अब है अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी घोषित कानून होता है वो सभी निचली अदालतों, सिविल अदालतों और उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है, उन सभी को मानना पड़ता है। अब है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर है अनुच्छेद 144 सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए, कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी। कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय को फैसले तक पहुंचने के लिए, निर्णय तक पहुंचने के लिए नागरिकों की आवश्यकता होती है और न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है। न्यायिक अधिकारी जिनके पास लॉ का ज्ञान होता है, जिनको कानून की जानकारी होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की ताज़ा अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।